विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मौर्य साम्राज्य कर रहे थे हम, प्राचीन भारत कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें मौर्य साम्राज्य था। अशोक का धम्म मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। आज हमने करना है धम्म प्रचार के लिए विशेष उपाय क्या क्या किए गए सम्राट अशोक के द्वारा। तो अशोक ने जिस धर्म को अपनाया और जिसका विधान किया उसे जनता तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट उपाय भी किए, जिससे सभी इससे आत्मसात होकर इहलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त कर सके। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए जो कुछ उपाय किए गए उसमें पहला उपाय था नंबर 1 धर्म यात्राएं। क्या थी? धर्म यात्राएं। तो अशोक ने विहार यात्राओं का परित्याग करके धर्म यात्राएं प्रारंभ की, जिससे कि वह ब्राह्मणों और श्रमणों का दर्शन, वृद्धों का दर्शन, धन से उनके पोषण की व्यवस्था, जनपद के लोगों का दर्शन, धर्म के संबंध में उनसे प्रश्नादि करता था। 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपनी पहली धम्म यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया से की थी। तो मैंने आपको बताया था अशोक का एक तो राज्याभिषेक याद करना, क्योंकि जितनी भी घटनाएं होंगी वो 269 बीसी से मानी जाएंगी। 269 बीसी से क्या करते हैं, काउंटिंग होती है कि अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। अब 269 बीसी से आप 10 वर्ष क्या करेंगे माइनस करेंगे उसमें, ठीक है। तो 259 बीसी में उसने क्या किया, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। गया बिहार में है, फाल्गु नदी के तट पर है, ठीक है। तो पहली धम्म यात्रा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की। अपने अभिषेक के 14वें वर्ष निगलीवा, ये नेपाल की तराई में स्थित है, निगलीवा जाकर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया। कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को द्विगुणित कराया मतलब उसको और बड़ा बनवाया स्तूप को। अशोक बुद्ध के जन्मस्थली यानी लुम्बिनी ग्राम अपने अभिषेक के 20वें वर्ष, कौन से, तो 269 बीसी से आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ 249 बीसी। तो 249 बीसी में उसने क्या किया, लुम्बिनी की यात्रा की। रुम्मनदेई अभिलेख मिलता है यहाँ से, रुम्मनदेई बोलते हैं लुम्बिनी को। तो रुम्मनदेई अभिलेख, वहां पर शिलालेख स्थापित करवाया और वहां का कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ये बताया था मैंने, उसने लिखा हुआ उसमें हिंद बुद्धे जाते, हिंद भगवा जाते थी। यहाँ भगवान पैदा हुए, यहाँ बुद्ध पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर कितना कर रहा हूँ, 1/8 कर रहा हूँ। जबकि जो प्रचलित दर थी मौर्य साम्राज्य में वो 1/6 थी। और ये मौर्यकालीन कर व्यवस्था को भी बताती है कि कितनी कठोर थी। यानी बुद्ध की जन्मस्थली या भगवान की जन्मस्थली होने के बाद भी उसने टैक्स फ्री नहीं किया। यानी क्या, टैक्स फ्री नहीं किया, क्योंकि टैक्स एक बड़ा रिसोर्स, एक बड़ा सोर्स हुआ करता था आमदनी का राज्य की, है ना। तो जहां पर भी फ्री हो जाता है समझ लो फिर क्या है, दिक्कत हो जाती है। किसको, राजकोष को, राजकोष में कमी आ जाती है। अगला, अशोक स्वयं कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताया था। उसने अपनी 256 रातें जो है वो धम्म यात्रा में बिताई थी। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन ऐसे किया है कि पहले वो लुम्बिनी गया, कहाँ, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु गया, फिर बोध गया, फिर सारनाथ गया, फिर कुशीनगर गया, फिर श्रावस्ती गया। किस क्रम में, लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया। ये विंसेंट आर्थर स्मिथ बता रहे हैं। वैसे तो मैंने कहा आपको, ये बताया गया कि 10वें वर्ष बोध गया था, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था वो अपने राज्याभिषेक के। इसका मतलब लुम्बिनी कहाँ आना चाहिए, बाद में आना चाहिए। बट विंसेंट आर्थर स्मिथ अशोक की धम्म यात्रा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनारा और फिर श्रावस्ती, ठीक है। फिर है भाई पदाधिकारियों की नियुक्ति। पहला काम तो धम्म यात्राएं करवाई अशोक ने, धम्म प्रचार के लिए जो उपाय किए गए। दूसरा, उसने पदाधिकारियों की नियुक्ति की। तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने राज्यकों, प्रादेशिकों और युक्तों को आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और अपने प्रशासकीय कार्यों के अतिरिक्त जनता में धर्मोपदेश दिया करें। यानी उसने शासन को भी, मतलब अपने जो कर्मचारी थे उनको भी क्या कर दिया, धम्म प्रचार के लिए लगा दिया। तो तीसरे शिलालेख में सबसे इंपॉर्टेंट जो है तीसरा, ऐसा क्वेश्चन पूछता हो कि युक्त राज्यों और प्रादेशिकों का उल्लेख कहां पर मिलता है, उसकी उनकी नियुक्ति का उल्लेख कहां पर मिलता है, तीसरे अभिलेख में मिलता है। किसमें,
ये रज्जुक जो है ये रज्जु से बने, रज्जु मतलब रस्सी, नाप जोख करना, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो रस्सी से होती थी पहले। तो राज्युकों, प्रादेशिकों और युक्तों, ठीक है। वैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, युक्त, राज्युक और प्रादेशिक इस क्रम में पढ़ते हैं। तो युक्त, राज्युक और प्रादेशिकों को आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य में दौरा करें और अपने प्रशासकीय कार्यों के अतिरिक्त धर्मोपदेश भी दें। संभवतः अशोक सामान्य पदाधिकारियों के सीमित धर्म प्रचार से ही संतुष्ट नहीं हुआ। 5वें शिलालेख में वर्णित किया गया है कि उसके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। किनको? अब दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के क्वेश्चन है। युक्त, राज्युक और प्रादेशिक का उल्लेख है 3रे शिलालेख में, और धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहां पर किया अशोक ने? आंसर 5वें शिलालेख। तो 5वें शिलालेख में वो बोलता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की क्या की है? नामक नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, जिनका प्रमुख कार्य क्या है? धर्म की रक्षा, धम्म में वृद्धि करना और राजा और राज परिवार के सदस्यों से प्राप्त धन दान को धर्म प्रचार के कार्य में नियोजित करना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तीसरा काम जो उसने किया वो दिव्य रूपों का प्रदर्शन। 4थे शिलालेख में लिखता है अशोक कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ति दर्शन और अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया। इसका प्रमुख ध्येय लोगों को स्वर्गिक सुख की कामना बढ़े और वे धर्म का अनुसरण करें। तो दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया किस हेतु? धम्म प्रचार के लिए जो उपाय है उसमें तीसरा जो है वो दिव्य रूपों का प्रदर्शन। और इसका उल्लेख कहां पर किया गया? 4थे शिलालेख में। वो बताता है कि अशोक ने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ति दर्शन और अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया, जिसका प्रमुख ध्येय लोगों की स्वर्गिक सुख की कामना बढ़े और वे धर्म का अनुसरण करें। अगला काम जो किया उसने वो धर्मलिपियों का खुदवाना। धर्मलिपियों को 6वें शिलालेख तथा स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद मैंने लोगों के हित और सुख समृद्धि के लिए धम्म लिपियां लिखवाई। ये लेख उसके विशाल साम्राज्य में विस्तृत थे और पाषाण पर खुदे होने से चिरस्थायी थे। चिरस्थायी मतलब उन्हें हटा नहीं जा सकते थे। जैसे कालसी शिलालेख है, आज भी है, उत्तराखंड में है ना। अगला है विदेशों में धर्म प्रचारक। विदेशों में धर्म प्रचारक, क्या ये सब चीजें लिखने से कुछ अंतर आता है? अगर कहीं पर कुछ लिखा हो, पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे अगर कहीं पर लिखा है बाएं चलो, तो हो सकता है कि आदमी भूले भटके क्या हो रहा हो, बीच में चल रहा हो, तो जब देखता बाएं चलें इसका मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। या आप ऋषिकेश से देहरादून जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि हाथियों का क्षेत्र है, यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे आदमी क्या होता है, सतर्क हो जाता है। या फिर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर एक जगह मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा था कि somebody is providing you a very delicious food, he or she is not your friend, he or she is your enemy। अगर आपको कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन करा रहा है तो इसका मतलब वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। क्यों? अरे भाई, स्वादिष्ट भोजन कराएगा कोई तो आप ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे। समझ में आया? इसलिए अगर कोई सिंपल खिचड़ी खिला रहा है, आज मकर संक्रांति है, बधाई है आपको, है ना, तो जैसे खिचड़ी जैसा जो भोजन है अगर कोई करा रहा है तो इसका मतलब वो मित्र है। लेकिन अगर कोई समोसा पार्टी करा रहा है तो वो शत्रु है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए जी। तो दिव्य रूपों का प्रदर्शन है ना, ये बता दिया मैंने। धर्मलिपियों का खुदवाना, ये भी बता दिया। धर्मलिपियां खुदवाई उसने और ये लेख उसके विशाल साम्राज्य में विस्तृत थे और पाषाण पर खुदे होने के कारण क्या थे, चिरस्थायी थे। अगला जो काम किया उसने, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे। इसने, किसने? अशोक ने। विदेशों में धर्म प्रचार हेतु अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे 13वें शिलालेख में। फिर ये ध्यान रखना आपने, देखो जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ये बनते हैं कि किस शिलालेख में क्या कहा उसने, तो खास पढ़ लो कि 13वें शिलालेख में वर्णित है कि अशोक ने 5 मित्र यवन राजाओं के राज्य में अपने प्रचारक भेजे थे। और ये यवन राजा कौन थे और उनके राज्य कौन कौन से थे? तो पहला अंतियोक नाम लिखा हुआ। ये अंतियोक कौन है? ये एंटियोकस सेकंड है। एक तो एंटियोकस फर्स्ट आपने पढ़ लिया, मीठी मदिरा और क्या बोलते हैं अंजीर और क्या दार्शनिक, वो एंटियोकस था। वो एंटियोकस कौन सा था? फर्स्ट था।
और वो किस समय था? सीरिया का राजा किसके समय? बिंदुसार के समय में। अशोक के समय में एंटियोकस सेकंड को वो अंत्योक लिखता है, सीरिया नरेश अंत्योक। 261 से 246 ईसा पूर्व तक रहा ये, ठीक है। दूसरा था तुर्मई, तुर्मय, दूसरे का नाम क्या लिखा हुआ उसने? तुर्मय। ये कौन था? ये इजिप्ट का राजा था, मिस्र का राजा। अफ्रीका में इजिप्ट एक देश पड़ता है, कायरो कैपिटल है, काहिरा जिसको बोलते हैं, नील नदी के तट पर है। वहां का राजा था कौन? टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये बिंदुसार के समय में भी था, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये 285 से लेकर 247 बीसी तक रहा। तो इसका उल्लेख भी किया, इसका मतलब अशोक ने यहां पर भी भेजा। तीसरा नाम लिखता है वो अंतिकिन। क्या लिखता है? अंतिकिन। इसका मतलब ये क्या है? मैसिडोनिया का नरेश एंटिगोनस। मैसिडोनिया का नरेश, मैसिडोनिया सुना है आपने? मकदूनिया, मैसिडोनिया। बल्कि जो अलेक्जेंडर था उसका पापा मैसिडोनिया का छत्रप फिलिप सेकंड मैसिडोनिया का ही छत्रप था। छत्रप मतलब होता राज्यपाल, छत्रप मतलब गवर्नर एक तरह से। ये जो ग्रीक लोग थे ये क्या करते थे भाई, बहुत लंबी लंबी विजय करनी होती थी इन्हें। तो जैसे यूनान से चला सिकंदर, तो जहां जहां पर उसने जीता वहां पे अपने राज्यपाल छोड़ दिए, उनको बोलते हैं छत्रप। क्या बोलते हैं? हाँ। लेकिन ये कौन है? अंतिकिन कौन है? एंटिगोनस। ये राजा है, मैसिडोनिया का राजा। इसने लगभग 276 से 239 बीसी तक शासन किया, ठीक है, मैसिडोनिया पर। अगले का नाम लिखता है वो मग। क्या लिखता है? ये सिरिन नरेश मगस के बारे में बता रहा है, तो मगस के लिए मग लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अगला ये 300 से 250 ईसा पूर्व, 50 साल शासन किया था इसने, मग ने। अगला जो है वो है अलिक सुंदर। कौन है? अलिक सुंदर। एरिस नरेश अलेक्जेंडर के बारे में लिखता है। किसके बारे में? अब ये अलेक्जेंडर सिकंदर नहीं है, ये दूसरा है। मैंने कहा भारत में अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर नहीं बोल पाए हम लोग। हमारे यहाँ तो संस्कृत और दूसरी ग्रीवाण भाषा चलती थी, देव भाषा चलती थी। अलेक्जेंडर बोल ही नहीं पाए यहाँ के लोग। हमने क्या बोला उनको? अलक्षेंद्र। क्या बोला? अलेक्जेंडर को क्या बोलते थे हम लोग? अलक्षेंद्र। ऐसी जो पाली भाषा वाले थे वो अलिक सुंदर बोल रहे हैं अलेक्जेंडर को। क्या बोल रहे हैं? अलिक सुंदर, है ना भाई। जैसे आपने गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर जब पढ़े तो वहां पे एक रैमजे थे, रैमजे। तो उनको क्या बोलते थे गढ़वाल के लोग? राम जी। क्या बोलते थे उनको? राम जी ज्यादा अच्छा लगता था बोलना, राम जी, रैमजे को, है ना। तो अलिक सुंदर, ये एरिस नरेश कौन था? अलेक्जेंडर था। इसने 272 से 255 बीसी तक शासन किया। तो कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में इन राजाओं का उल्लेख किया गया है। ये यवन राजा हैं 5। कौन कौन है? अंतियोक है, तुर्मई है, अंतिकिन है, मग है और अलिक सुंदर है। और ये कौन है? अंतियोक जो है वो सीरिया नरेश एंटियोकस सेकंड है। तुर्मई जो है वो मिस्र का नरेश टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस है। अंतिकिन कौन है? ये मैसिडोनिया का राजा एंटिगोनस है। मग कौन है? ये सिरिन नरेश मगस है। और अलिक सुंदर कौन है? ये एरिस नरेश अलेक्जेंडर है। इतना समझ में आ गया? यवन राजाओं के राज्यों के अतिरिक्त दक्षिण के चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी के राजा, इसी प्रकार यवनों, कंबोजों, नाभकों और नाभपतियों के बीच तथा वंशानुगत भोज नरेशों, आंध्रों और पारिंदों में भी धम्म विजय प्राप्त हुई थी। महात्मा बुद्ध के समय में इतना प्रचार नहीं हुआ जितना कि किसके समय हुआ? अशोक के समय में हुआ धम्म प्रचार। महात्मा बुद्ध अकेले कहां तक जा सकते थे? एक राजा, मैंने कहा एक राजा के पास संसाधन होते हैं। अशोक जो महान था उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन थे, बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर रहा था? वो शासन कर रहा था। तो उसने जगह जगह क्या किया? इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि उस जमाने में बौद्ध धर्म इजिप्ट में भी गया, यानी प्रचारक जब भेजे होंगे। और कहां तक गया? सीरिया तक गया। कहां तक? कहां रह गया? सीरिया कोने में, है ना, वहां तक धम्म प्रचार किया गया। और उसके दिखते भी हैं भाई, उसके जो चिन्ह हैं। हालांकि बुद्ध सिकनों ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया। अगर आप बामियान अफगानिस्तान में देखेंगे तो बामियान में बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा थी, उनको किसने तोड़ा? तालिबानियों ने। जितना बड़ा है सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इतनी बड़ी उस पहाड़ के अंदर क्या थी? प्रतिमा थी महात्मा बुद्ध की। उसको तोड़ा गया डायनामाइट। हाँ जी, खड़ी मुद्रा में थी, पहाड़ के अंदर थी, खोद के बनाई गई थी। इसका मतलब बौद्ध धर्म कहां से है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तो इस्लाम चलता है ना। लेकिन उस जमाने में बिफोर क्राइस्ट की बात चल रही है।
चलो जी, तो ये मैंने बता दिया आपको कि चोल, पांड्य, ताम्रपर्णी के राज्यों और इसी प्रकार यवनों, काम्बोजों, नाभकों, नाभपतियों के बीच तथा वंशानुगत भोज नरेशों, आंध्रों और पारिंदों में भी धम्म विजय प्राप्त हुई थी। दीपवंश और महावंश के अनुसार, दीपवंश सॉरी दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। 4 संगीतियां मैं पढ़ा चुका हूं। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 4 मेन, उसमें जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तृतीय बौद्ध संगीति होती है, वो अशोक के समय होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मोगलीपुत्तिस। ये मोगलीपुत्तिस वही है जिसके प्रभाव में अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बना। वैसे तो निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु, उसका जो भतीजा था, है ना, सुसीम का बेटा, उसने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, बाद में उपगुप्त ने किया, लेकिन जो पूर्ण रूप से बौद्ध बना अशोक, वो किसके प्रभाव में आकर बना था? मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आकर बना था। इसलिए तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? मोगलीपुत्तिस कर रहा है। इस संगीति की समाप्ति के पश्चात विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे गए। ठीक है, अब कौन कौन थे तो ये मैच करने के लिए आता है भाई। महारक्षित को भेजा गया यवन देश, महारक्षित को। महेंद्र और संघमित्रा को सिलोन भेजा गया। सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका को सिलोन बोलते हैं। सिलोनी लिटरेचर मतलब श्रीलंकाई साहित्य जो होगा, लिटरेचर होगा, उसको सिलोनी लिटरेचर कहा जाता है। ऐसी सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया। बर्मा को पहले पुराना नाम जो है सुवर्ण भूमि है। बर्मा का पुराना नाम क्या है? आज म्यांमार बोलते हैं बर्मा को, क्या बोलते हैं? तो बर्मा में किसको भेजा गया? सुवर्ण भूमि में सोन और उत्तरा को भेजा गया। हिमालय देश में किसको भेजा गया? मध्यम को भेजा गया। कश्मीर और गांधार में किसको भेजा गया? मध्यांतिक को भेजा गया। मध्यांतिक, कश्मीर और गांधार। अपरांत में किसको, अपरांतक में किसको भेजा गया? धर्मरक्षित को भेजा गया। महाराष्ट्र में किसको भेजा गया? महाधर्मरक्षित को भेजा गया। धर्मरक्षित अलग है और महाधर्मरक्षित अलग है। ठीक है, और ये भी मान के चलिए, मुझे लगता है कि इस देश की परंपरा है कि सन्यास के बाद नाम चेंज होते हैं। सन्यास के बाद पुराना नाम नहीं रखा जाता जो माता पिता ने रखा है। ठीक है, तो ऐसे शायद बौद्ध धर्म में भी था। धर्मरक्षित, महाधर्मरक्षित, है ना। ये महाधर्मरक्षित कहाँ गया? महाराष्ट्र गया। महादेव को कहाँ भेजा गया? महिष मंडल यानी मैसूर में भेजा गया, कर्नाटक में। और रक्षित को कहाँ भेजा गया? बनवासी। कहाँ? बनवासी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो जी, इन धर्म प्रचारकों को भेजे जाने की जो पुष्टि है वो सांची के दूसरे स्तूप के एक लेख से होती है, जिसमें 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्कीर्ण है। तो 10 धर्म प्रचारकों के नाम कहां पर उत्कीर्ण है? आंसर सांची के स्तूप में। कहां पर? सांची का जो दूसरा स्तूप है उसमें एक लेख मिलता है जिनमें 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्कीर्ण मिलते हैं। अगला कार्य जो उसने किया वो लोकोपकारी कार्य किया, यानी लोक के लिए जो उपकारी कार्य होते हैं, लोकोपकारी कार्य। तो अशोक ने अपने धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए मानव और पशुओं के कल्याण हेतु अनेक कार्य किए। पशु पक्षियों की हत्या निषेध कर दिया उसने। मानव और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए, यानी इस देश में वेटनरी हॉस्पिटल्स बिफोर क्राइस्ट से थे। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पहले इस देश में पशुओं का क्या होता था? इलाज होता था। क्या होता था? अरे भाई, वेटनरी डॉक्टर सुने हैं आपने, वेटनरी हॉस्पिटल सुने हैं, जहां पशुओं की क्या करते हैं? कुछ देखे होंगे आपने, पशु प्रेमी बिल्ली कुत्ता जो पालते हैं, गाय खच्चर घोड़ा, उसको लेकर कहाँ जाया जाता है? वेटनरी हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, है ना। तो पशु पक्षियों की हत्या का निषेध कराया, मानव और पशुओं के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की, औषधियों की व्यवस्था की। जहां औषधियां उपलब्ध नहीं थी बाहर से मंगाकर रखवाई गई। मार्गों में वृक्ष लगवाए गए, आम्र वाटिकाएं लगवाई गई, आम्र वाटिकाएं। ठीक है, आधे आधे कोस की दूरी पर कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृहों का निर्माण करवाया गया। क्या किया गया? इनसे क्या होता है? अरे भाई, अच्छा होता है। आपने एक नाम सुना होगा, काली कमली वाले, बाबा काली कमली धर्मशाला, सुनी है? यहां से लेके और आपके पूरे जितने भी तीर्थ हैं आपके, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो पुराना जो पैदल मार्ग था काली कमली वाली की धर्मशालाएं थी। अब कौन थे वो बाबा काली कमली वाले जो इन्होंने, जिनके पास इतनी अपार संपत्ति थी कि उन्होंने क्या किया उस जमाने में? और बहुत सस्ती, आज तो बहुत महंगे हो गए होटल, उस जमाने में फ्री था। क्या था? हाँ, गरुड़ चट्टी, मोहन चट्टी
और फूल चट्टी, सुना है चट्टियां, हर जगह धर्मशालाएं थी। तो उससे क्या होता था, यात्राएं आसान हो जाती थी। किनकी? खुले आसमान के नीचे रात बिताने कठिन होता है, तो कहाँ धर्मशालाओं में जाकर अपना भोजन स्वयं बनाते थे लोग पुराने, है ना। मैगी नहीं खाते थे तब चलती नहीं थी। तब क्या करते, खुद ही साथ लेके चलना पड़ता, चावल दाल जो भी राशन। ठीक है जी। अब मैं इसके बाद बता रहा हूं आपको अशोक का साम्राज्य विस्तार। उससे पहले मैं बता देता हूं थोड़ा विहार के बारे में कि विहार क्या होता है। विहार का शाब्दिक अर्थ जो है वो ऐसी यात्रा से होता है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है। क्या? इसका प्रमुख अंग मृगया यानी शिकार था। क्या था? मृगया मतलब बोलते हैं शिकार को। अशोक इन विहार यात्राओं में आनंद प्राप्ति हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं की हत्या आदि को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने इन्हें बंद करवाकर धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। उसने क्या कहा? धम्म यात्राएं कीजिए। इसका उल्लेख कहां मिलता? 8वें शिलालेख में। किसमें? 8वें शिलालेख में। शिकार, भाई शिकार बड़ा, क्योंकि देखिए जो स्टिंक्ट है ना, नेचुरल स्टिंक्ट है, वो क्या है? शिकार करने की। क्योंकि पूर्वज क्या करते थे आपके? शिकार करते थे। तो वो स्टिंक्ट, आज भले ही आप दाल चावल रोटी खा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आपको क्या लगेगा? एक फील गुड फैक्टर आता है कि जैसे फिशिंग हो गया या शिकार हो गया, इन सब में क्या होता है, एक नेचुरल आनंद की प्राप्ति होती है। सबसे महंगे खेल हैं आज ये, शिकार हो गया या जो भी है, अब तो बैन हो गया, पर अभी भी चोरी छुपे लोग करते हैं कि, ठीक है, बड़े बड़े जो क्या हैं धनाढ्य लोग हैं वो करते हैं कि कोई काला हिरन मार देता है ना, तो उस पर फिर बड़ी चर्चा होती है। चलो छोड़ो, उस तरफ नहीं जाएंगे। तो उसने, अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा भाई ये विहार यात्रा नहीं करनी है, क्या करनी है? धम्म यात्रा करनी है। क्या करनी है? और धम्म यात्रा में क्या होनी चाहिए? आस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कुंभ में तभी जाइएगा, अपना स्टेटस लगाने के लिए मत जाइएगा कि मैं प्रयागराज पहुंच गया और मैंने डुबकी लगा दी। तभी जाइएगा अगर आस्था है। क्या है? आस्था के साथ ही जाइएगा, वरना बाबा है वहां पर एक, कौन? अजय सिंह बिष्ट जी, योगी आदित्यनाथ, ग्राम पंचूर, यमकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। समझ में आया? वो बता देंगे फिर अगर आपने कुछ ऐसी हरकतें की, कैसी, जैसे कि आए दिन दिख रहा है तीर्थों में, कोई मंदिर पे चढ़ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वहां नहीं चलेगा ये सब। अगला है अशोक का साम्राज्य विस्तार के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, कुछ मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं कैसे पूछे जाते हैं। तो गृहस्थों के लिए विनय के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित किए गए? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भिक्षुओं के, गृहस्थों के लिए जो विनय के नियम है ना, गृहस्थों को कौन कौन से नियमों का पालन करना है, तो वो दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में मिलते हैं कि गृहस्थों को कैसे रहना है। भाई धम्म को मानकर गृहस्थों को कैसे रहना, तो दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में मिलते हैं। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध एक श्राल के माध्यम से गृहस्थों को उपदेश दे रहे थे? आंसर, दीर्घ निकाय सिंगालोवाद सूक्त। कहां पर? दीर्घ निकाय सिंगालोवाद सूक्त। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अपनी पहली धम्म यात्रा कहां से प्रारंभ की? तो बोध गया से की। गया वो स्थान था जहां पर उन्हें, महात्मा बुद्ध को क्या होता, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। उस जमाने में वो निरंजना नदी के तट पर था। निरंजना को आज क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी के तट पर है बोध गया। इतना समझ में आ गया? दो नाम याद रखने हैं आपने। महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋजुपालिका, है ना। ऋजु मतलब, हाँ जी, नहीं सुना? ऋजु रेखा है कि ये रेखा कैसी है? ऋजु। किस बौद्ध ग्रंथ में स्वार्गिक सुखों का उल्लेख है? विमानवत्थु में। स्वार्गिक सुखों का उल्लेख कहां पर किया गया? विमानवत्थु में। स्ट्रेट लाइन, ऋजु यानी स्ट्रेट लाइन का पालन करने वाली नदी ऋजुपालिका। ऋजु रेखा यानी सीधी लाइन।
वक्र अगर बोल दिया मैंने तो वक्र बोलते हैं कर्व, ठीक है। अगला, रुम्मनदेही स्तंभ लेख में बुद्ध को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर, शाक्य मुनि। रुम्मनदेही लेख में बुद्ध को किस नाम से संबोधित किया गया? शाक्य मुनि के नाम से। अग्निगर्भा नामक खाई में गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? सुसीम की। किसकी? अग्निगर्भा नामक खाई में गिरकर किसकी मृत्यु हुई? आंसर, सुसीम की मृत्यु हुई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं अशोक का साम्राज्य विस्तार, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेन सर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया। उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश एवं तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश, नेपाल एवं पश्चिम में अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान तक विस्तृत था। कहां तक था? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। आपको मैंने ये एक मैप दे रखा है, इसमें देखिए कहां तक था, कितना बड़ा साम्राज्य था, दिख रहा है? ठीक है। तो अशोक अपने 14वें शिलालेख में अपने साम्राज्य के महाल के ही विजते अर्थात विशाल अधीन प्रदेश की संज्ञा दी है उसने। अशोक ने अपने 14वें शिलालेख में अपने साम्राज्य को क्या दिया है? विशाल अधीन प्रदेश, यानी महाल के ही विजते, महाल के ही विजिते यानी विशाल अधीन प्रदेशों की संज्ञा दी है। अशोक न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा बल्कि कलिंग विजय करके उसका विस्तार भी किया। अशोक के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण उसके अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। किसके आधारों पर? उत्तर पश्चिम में यवन राज्य अंतियोक यानी सीरिया का शासक, उसके साम्राज्य की सीमा पर स्वतंत्र राज्य था जिसका उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। मैंने बताया था सीरिया के शासक एंटियोक के बारे में। हाँ, एंटियोकस सेकंड, यवन राजा। अशोक के साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा हिंदू कुश तक थी, अर्थात अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य के अधीन था। अफगानिस्तान अशोक के साम्राज्य के अधीन था। वहां से अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं, एक सारे कुनाह मिला है कांधार से और एक लघमान मिला है काबुल से। सारे कुनाह कांधार से और लघमान कहां से? काबुल से मिला है। इसी संदर्भ में अगर मैं बताऊं तो साबाजगढ़ी ये पेशावर से मिला है और मानसेरा जो है वो हजारा डिस्ट्रिक्ट से मिला है। तक्षशिला से प्राप्त अभिलेखों का भी उल्लेख किया जा सकता है। तो सारे कुनाह कहां? कांधार में। लघमान कहां? काबुल में। साबाजगढ़ी कहां? पेशावर। पेशावर आपको पता है पाकिस्तान में है। मानसेरा ये भी पाकिस्तान में, हजारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तक्षशिला से प्राप्त अभिलेखों का उल्लेख भी किया जा सकता है। कल्लण की राज तरंगणी, कल्लण मैंने आपको बता रखा है किसने लिखी, सॉरी राज तरंगणी किसने लिखी? कल्लण ने लिखी। किसके दरबार में बैठ के लिखी? जयसिंह के दरबार में बैठ के लिखी। पूरा किसने किया? जोन राजा और श्रीवर ने पूरा किया इसको। कश्मीर का इतिहास है, संस्कृत में लिखी हुई इतिहास की पहली पुस्तक जो है वो राज तरंगणी है, जिसका अर्थ होता है रिवर ऑफ किंग्स। तो कल्लण की राज तरंगणी के अनुसार कश्मीर अशोक के साम्राज्य में था। वहां वितस्ता यानी झेलम नदी, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। तट पर उसने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने। कश्मीर में उसने अशोकेश्वर नामक मंदिर और एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया। अशोकेश्वर नामक मंदिर और एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया। वहेनसांग के अनुसार अशोक ने संपूर्ण कश्मीर बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। किसको? इसका मतलब बौद्ध रहते थे वहां पर, बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। वहां 500 विहार और बहुसंख्यक स्तूप थे। 500 विहार और बहुसंख्यक स्तूप थे। आज भी अगर आप लद्दाख वाले क्षेत्र में जाओगे तो हिमिस गुम्फा बौद्ध विहार मिलेगा आपको वहां पर। देखिए तो चेक कीजिए, हिमिस गुम्फा वही है, बौद्ध विहार। यानी कश्मीर में थे, लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने कहा चेंज होते गए राजा, है ना, धर्म चेंज हो गया, सल्तनतें आई, बहुत सारे राजा हुए, लेकिन किसी हाँ जी, हाँ, तो लद्दाख में आज भी हिमिस गुम्फा है। देखिए बौद्धों ने हमेशा कैसे स्थान चुने? अलग हटके अपनी साधना के लिए। वो बिल्कुल पहाड़ों पर, ऐसे स्थानों पर बड़े कठोर, जहां पर क्या तपस्या करने के लिए उन्हें क्या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लद्दाख में आप जाइए, हाँ, तिब्बत जाइए,
तिब्बत में कौन है? दलाई लामा कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं ना। आज बिल्कुल मिलेंगे, भूटान में मिलेंगे, नेपाल में मिलेंगे, बुद्धिस्ट मिलेंगे, लेकिन कहाँ मिलेंगे? ऊपर की तरफ मिलेंगे। कहाँ? जहां पहाड़ होंगे कठिन, है ना। चलिए जी, नेपाल पर भी अशोक का आधिपत्य प्रमाणित होता है। तिब्बती और नेपाली जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि अशोक अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया था। किसके साथ? चारुमती के साथ नेपाल गया था और उसने वहां ललितपत्तन नामक नगर बसाया था। कौन सा? तो नेपाल के ललितपत्तन नामक नगर किसके लिए बसाया गया? अशोक की पुत्री चारुमती के लिए, अपनी पुत्री के लिए बसाया था, चारुमती के लिए। ठीक है। अपनी पुत्री चारुमती ने भी अपने पति देवपाल के नाम पर देवपत्तन नामक नगर बसाया। देवपाल के लिए देवपत्तन नामक नगर बसाया। इसी संदर्भ में नेपाल की तराई से प्राप्त रुम्मंदी और निगलीवा अभिलेख भी उल्लेखनीय है। यानी रुम्मंदेई अभिलेख जो लुम्बनी जिसको बोलते हैं, रुम्मंदेई और निगलीवा अभिलेख भी मिले हैं यहां से। कालसी, अहरौरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ आदि स्थानों से प्राप्त अभिलेख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर उसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं। आज भी कालसी बहुत कम लोग जानते हैं। जो जौनसार का होगा वो तो जानता है, जौनसार क्षेत्र का, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से उस तरफ नहीं गए होंगे, बहुत कम लोग जाते हैं। तो सोचो ना, ऐसे क्षेत्रों पर भी मौर्य सम्राट अशोक का क्या था? शासन था। क्या था? और आपको मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, आज से मेरे ख्याल से 35 साल पहले, 30 साल पहले गेट सिस्टम हुआ करता था वहां। बड़ा कठिन काम था भाई। पहले एक तरफ की गाड़ियां जाती थी आगे सैया चक्राता के लिए, फिर वहां से गेट खुलता था, फिर दूसरे तरफ की गाड़ियां ने। सड़क इतनी क्या थी? तो पतली सड़क थी, मतलब दिक्कत थी वहां जाने में। और जो पुल थे वो उस जमाने के अंग्रेजों के समय के जो लकड़ी के नहीं बने होते हैं, लोहे के पुल थे, लेकिन उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे, लकड़ी के स्लीपर्स लगाए हुए थे, जैसे रेलवे में लगते हैं उस तरह के स्लीपर्स थे। तो गाड़ी बड़े धीरे धीरे होकर जाती थी। तो जब आज से 30-35 साल पहले वहां की स्थिति ऐसी थी, तो सोचो मौर्य सम्राट अशोक के समय में कैसा रहा होगा वो क्षेत्र, है ना। अपरांत कहा है ना उसने, कुछ ऐसा कहा है, अपरांत। चलो, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी उसके आधिपत्य प्रमाणित होते हैं। वैनसांग भी कहता है कि उसने मथुरा, कान्यकुब्ज बोलते हैं कन्नौज को। किसको बोलते हैं? ये पढ़ेंगे आप, कन्नौज में ट्रिपटाइट स्ट्रगल होता है आगे चलकर हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 3 पक्षों में संघर्ष होता है कन्नौज के लिए। जैसे राजनीति का केंद्र मतलब पूरी सल्तनत में, मुगल में हम दिल्ली को पढ़ते हैं, वैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम कन्नौज के बारे में पढ़ते हैं। इनके गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में बड़ा संघर्ष होता है, तो उसको बोल रहे हैं कान्यकुब्ज, कन्नौज। तो ह्वेनसांग कहता है कि मथुरा तो पता ही है आपको, कन्नौज, कौशाम्बी, प्रयाग और वाराणसी में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखे थे उसने। अनुश्रुतियां बताती हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। कितने? उनको तोड़ दिया गया या टूट गए या तोड़ दिया गया, जो भी है, लेकिन 84,000 स्तूपों का निर्माता माना जाता है अशोक को इस देश के अंदर। 84,000 का मतलब समझते हो? अभी नहीं आएगा समझ में। 100 गज जमीन लेके एक मकान बना के देख लेना, आ जाएगा 84,000 स्तूप क्या होते हैं। ठीक है। यानी जीवन भर जो काम करते हैं सरकारी कर्मचारी, बाद में क्या करते हैं? 100-200 गज लेके लास्ट में मकान बनाते हैं, तब समझ में आएगा आपके 84,000 स्तूप क्या होते हैं। अशोक मान ऐसे ही नहीं कहा गया उसको। दूसरा, राजस्थान में जो वैराट है, विराटनगर बोलते हैं शायद इसको, वैराट, भाबरू वैराट, है ना। ये अभिलेख जो है राजस्थान पर उसके अधिकार को प्रमाणित करता है। कौन सा? भाबरू वैराट, राजस्थान पर उसके अधिकार को प्रमाणित करता है। पश्चिमी क्षेत्र की गिरनार पहाड़ियों में अशोक का एक शिलालेख मिला है। साथ ही सोपारा अभिलेख महाराष्ट्र तक उसकी साम्राज्य विस्तार की पुष्टि करता है। गिरनार हो गया आपका गुजरात में, गिर सुना है आपने, एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, गिरनार की पहाड़ियां, वहां पर भी एक अभिलेख मिला। साथ में एक अभिलेख सोपारा में मिला, ये महाराष्ट्र में पड़ता है सोपारा, तो इसका मतलब महाराष्ट्र पर भी उसका अधिकार था, है ना। बिहार से अशोक के अनेक अभिलेख जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख के रूप में मिले हैं। सहसाराम हो गया, लौरिया अर्राज हो गया, लौरिया नंदनगढ़ हो गया, ये सब मिले हैं बिहार से। ये बिहार पर उसके आधिपत्य को प्रमाणित करते हैं। सासाराम तो सुना होगा आपने, क्या सुना? नाम सुना। शेरशाह सूरी का मकबरा है वहां पर, झील के बीच में,
कौन शेरशाह सूरी? हाँ, जिसने हुमायूं को क्या 2 युद्धों में पराजित किया और हुमायूं को, मुगल सम्राट हुमायूं की स्थिति कैसी होगी, भिखारियों जैसी बना दी थी जिसने, है ना। द्वितीय अफगान राजवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, ठीक है। बचपन का नाम हमीद खां मेरे ख्याल से, है ना, और चेक कर लेना एक बार, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम हमीद खां। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माता, जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो भाई सासाराम से भी मिला है लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, यहां से उसके क्या मिले? स्तंभ लेख मिले, स्तंभ मिले हैं, और उन स्तंभों के ऊपर पशु बने हुए हैं पत्थर के, क्या बने हुए? बंगाल पर अशोक का आधिपत्य दीपवंश और महावंश और वेनसांग के विवरण से प्रमाणित होता है। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र महेंद्र को लंका के लिए विदा करने हेतु बंगाल में ताम्रलिप्ति आया था। ताम्रलिप्ति क्या था? बंदरगाह था एक, वहां तक आया अपने बेटे को क्या करने के लिए, कि जाओ भाई वहां क्या करो, बौद्ध धर्म का प्रचार करो, मेरे धर्म का प्रचार करो। कहां तक? श्रीलंका तक, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा जो गए थे, वेनसांग के अनुसार उसने ताम्रलिप्ति में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखा था, ताम्रलिप्ति के अंदर भी स्तूप था। ये वेनसांग कह रहा है। कौन वेनसांग? वेनसांग अभी का नहीं है, वेनसांग बहुत बाद में आता है। वेनसांग अभी हम सुनो, गुप्त वंश पढ़ेंगे ना, एनाडोमिनी में पढ़ते हैं गुप्तों को, किसमें? और उसके बाद गुप्तों के बाद हम हर्ष को पढ़ते हैं, भारत का अंतिम महान सम्राट हर्षवर्धन के समय वेनसांग आ रहा है। यानी तब तक मेरे ख्याल से लगभग 729 लगभग 900 साल, 800-900 साल बाद आ रहा है वेनसांग। और वो कह रहा मैंने स्तूप को देखा है। कहां पर? अच्छा, वो बाहर का है वेनसांग, चीनी यात्री है, झूठ तो लिखेगा नहीं, जब देखा होगा तभी तो लिखा होगा, है। CU की किसकी पुस्तक है? देखो तो जरा, हु रोट द बुक CU की। इससे पहले भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? हाँ, CU की जो है वो वेनसांग की पुस्तक का नाम है। और मैंने कहा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। ढूंढो भाई, अपने ये मोबाइल किस लिए रखे हुए हैं, ढूंढो। फरीद खान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेर को मारने के कारण इसका नाम शेरशाह सूरी, शेर खान पड़ा था, बिल्कुल। बिल्कुल। अब द्वितीय अफगान राजवंश, पहला अफगान राजवंश हम सल्तनत में पढ़ते हैं, कौन सा? लोधी। क्या पढ़ते हैं? और लोधियों का अगर इतिहास देखना है तो लोधी गार्डन चले जाओ। दिल्ली को मकबरा बना दिया था किन्होंने? लोधियों ने। दादी का मकबरा, नानी का मकबरा, पोती का मकबरा, मकबरे ही मकबरे, कब्रिस्तान बन गया था कि दिल्ली। तो लोधी गार्डन के आसपास अगर आप जाएंगे तो आज भी आपको क्या दिखेंगे? मकबरे दिख जाएंगे, जिनके नीचे लोधियों के लोग क्या हैं? दफन है। उड़ीसा को अशोक ने विजित करके अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इसका उल्लेख वो अपने 13वें शिलालेख में करता है। किसमें? 13वें शिलालेख में करता है। धौली और जौगढ़ के अभिलेख भी उड़ीसा पर उसके आधिपत्य की पुष्टि करते हैं। कहां के? धौली और जौगढ़। दक्षिण के राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से अशोक के अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं और यहां तक उसके साम्राज्य सीमा को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य की सीमा उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में बंगाल तक विस्तृत थी। अशोक के साम्राज्य में असम, तमिलनाडु, केरल सम्मिलित नहीं थे। बड़ी बात यह, चोल, चेर, पांड्यों वाला क्षेत्र उसने विजित नहीं किया। कौन सा? और उसमें कामरूप भी नहीं था उसके साम्राज्य में। कामरूप मतलब असम। असम का पुराना नाम क्या है? असोम बोलते हैं वैसे, अब असम नहीं बोलते, असोम। कामरूप, असोम का पुराना नाम क्या है? कामरूप, ठीक है। अशोक की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ अशोक, इसमें क्या करना है हमने? तो दूसरे और 13वां शिलालेख, सबसे पहले तो यही याद करना है। कौन कौन सा? दूसरा शिलालेख और 13वें शिलालेख से विदित होता है कि अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। क्या किए? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अपने पूर्ववर्ती शासकों की भांति अशोक ने भी विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए। इसमें उसकी धार्मिक नीति ने भी बड़ी सहायता, महत्वपूर्ण सहायता की।
अशोक ने अपने साम्राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इनके साथ पश्चिमी और दक्षिणी सीमा पर जो राज्य थे उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने 5 यवन राजाओं के राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे। ये 5 यवन राजा मैंने बता दिए थे आपको, अंत्योक था, तुर्मय था, अंतिकिन था, मग था और अलेक्सुंदर था। दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्य, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 2 क्वेश्चन आते हैं कि 5 यवन जो राज्य थे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण के जो 5 राज्य हैं, दक्षिण के 5 राज्यों का उल्लेख वो कहाँ पर करता है, तो दूसरे शिलालेख में करता है। और ये कौन है 5 राज्य? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र। केरलपुत्र जो है वो चेर है। वैसे कौन है? चेर, चोल, पांड्य बोलते हैं ना हम, सुना है आपने कि चेरों का चिन्ह, आगे चलकर पढ़ेंगे हम, चेरों का चिन्ह क्या था? मछली था। चोलों का क्या था? शेर था। पांड्यों का नहीं, सॉरी, चेरों का चिन्ह क्या था? धनुष, है ना। चोलों का क्या था? शेर था। और पांड्यों का क्या था? मछली, था ना। हाँ बिल्कुल। तो ये 5 जो दक्षिण के 5 राज्य कौन कौन से? चोल हैं, पांड्य हैं, सत्यपुत्र हैं, केरलपुत्र हैं और ताम्रपर्णी, श्रीलंका। ताम्रपर्णी श्रीलंका का उल्लेख मिलता है। ये सभी राज्य उसके साम्राज्य से बाहर थे। अशोक अपने दूसरे शिलालेख में कहता है कि उसने चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, यवन राजा अंतियोक और उसके पड़ोसियों के राज्यों में भी मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालय की व्यवस्था कराई थी। वेनसांग कहता है कि उसने चोल और पांड्य राज्यों में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखे थे। कमाल की बात है, वेनसांग कहां कहां घूमा भाई। कह रहा है कि मैंने चोल और पांड्य राज्यों में भी अशोक द्वारा निर्मित क्या देखे? स्तूप देखे, है ना। एक तमिल परंपरा के अनुसार दक्षिण में लिपि का प्रचार उन विदेशियों द्वारा किया गया जो पाषाण लेखों के निर्माता थे। इससे भी दक्षिणी राज्यों के साथ अशोककालीन संबंध स्पष्ट होता है। महावंश के अनुसार अशोक का समकालीन लंका नरेश देवानाम पियतिस्य था। अब ये याद रखना, मैंने कहा ना आपको कि शुरू में जो अभिलेख मिले हमें लगा कि ये तिस्य के हैं, क्योंकि जो उपाधि थी वो किसकी थी? देवानाम पिय। देवानाम पिय किसकी उपाधि पढ़ते थे हम पहले? तिस्य की। अशोक का हमें पता नहीं था। और अशोक के जो अभिलेख शुरू में मिले वो क्या मिले? देवानाम पिय, देवताओं का प्रिय राजा कहता है। अब अशोक नाम तो मिला नहीं, लेकिन जब मास्की में मिला, गुर्जरा में मिला, नेतूर में मिला और उडेगोलम में मिला, तब कंफर्म हो गया कि ये सारे अभिलेख जो हैं किसके हैं? अशोक के हैं, है ना। देवानाम पिय पेदसी राजा अशोक कहता है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उडेगोलम। इतना समझ में आ गया? तो महावंश में लिखा है कि अशोक का जो समकालीन लंका का राजा था वो कौन था? देवानाम पियतिस्य था। ये दोनों राजा एक दूसरे से परिचित नहीं थे, बहुत समय से मैत्री सूत्र में बन चुके थे। लंका नरेश ने अनेक उपहारों के साथ अपने 4 दूत अशोक के पास भेजे थे। जब ये दूत लौटने लगे तब अशोक ने भी लंका नरेश को उपहार भेजा और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को लंका में धर्म प्रचार हेतु भेजा, जो तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे। तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने। अशोक द्वितीय प्रथम कलिंग लेख में पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी नीति का उल्लेख करते हुए कहता है कि उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, वे मुझ पर विश्वास करें, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं। उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जिससे इहलौकिक और पारलौकिक सुख प्राप्त हो। इस प्रकार की उदात्त भावना के साथ अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने में सफल रहा। क्या रहा? मधुर संबंध बनाने में सफल रहा। ठीक है। अच्छा, अशोक की मृत्यु कैसे हुई भाई? दुखद अंत कैसे हुआ? अशोक का शासनकाल बहुत गौरवशाली रहा, परंतु उसका अंत जो था वो बहुत दुखद रहा। दिव्यावदान में इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि कौन करता है? तिब्बती लेखक तारानाथ और चीनी यात्री वेनसांग भी करता है। अशोक बौद्ध संघ को राजकोष से अत्यधिक धन दान देने लगा, जिससे अमात्यों में ने विरोध किया। राजकुमार संप्रति ने भांडागारिक को संघ को दान न देने का आदेश दिया। अशोक के निर्वाह के लिए दिए जाने वाले धन में भी भारी कटौती कर दी गई, यहां तक कि सिर्फ आधा आंवला दिया जाने लगा। कितना?
आधा आंवला दिया जाने लगा, उसे भी अशोक ने संघ को दान कर दिया। इस प्रकार शासन काल के अंत में उसके प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रहा। इन्हीं परिस्थितियों में अशोक का देहांत हो गया। यानी बड़ा ही दुखद अंत हुआ अशोक, सम्राट अशोक का। उसका बेटा जो था संप्रति, राजकुमार संप्रति, उसने सारे खर्चे बंद करवा दिए। किसके? अशोक के। तो आधे आंवले पे जीवित रहना पड़ा। ये कौन बताता है? ये दिव्यावदान में पता चलता है। इसको लामा तारानाथ लिखता है, तिब्बती लामा तारानाथ, और इसको ह्वेनसांग भी क्या करता है? उल्लिखित करता है ना। तो अपने धन पर, अपने पद पर, अपने सौंदर्य पर, अपने शस्त्र अस्त्र पर कभी क्या नहीं करना चाहिए? दंभ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हाँ। दूसरा, एक्स्ट्रा वेगेंट भी नहीं होना चाहिए राजा को। क्या नहीं होना चाहिए? एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं होना चाहिए। बहुत खर्चीला भी नहीं होना चाहिए। राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राजकीय कार्यों के लिए क्या धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जहां तो एक समय में तो वो लुम्बनी का टैक्स घटाकर 1/8 कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि कर के मामले में बड़ा मौर्यकालीन जो राजा है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है। लेकिन बाद में क्या कर रहा है कि ये निर्माण वो निर्माण, तो धन क्या हो जाता है भाई? वेस्ट होता है। ऐसा ही हम आगे चलकर भी पढ़ते हैं। जब शाहजहां जो था वो भी बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था। कभी वो मक्का में सोने की मशाल दे रहा है, जवाहरात हीरे दान में दे रहा है, कभी वो ताजमहल बना रहा है अपनी बेगम के लिए, कभी वो लाल किला बना रहा है ना। तो जो बच्चे होते हैं ना नीचे, वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई जब हम राजा बनेंगे तो राजकोष तो खाली मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? तो औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब सबक सिखाता है अपने पिता को, है ना। सबक सिखाने का कारण तो कुछ और था वैसे, क्योंकि इस्लाम में उत्तराधिकार का नियम नहीं होता है। शाहजहां ने दाराशिकों को एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अपना क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दाराशिकों की तरफ होता था कौन? शाहजहां। अब औरंगजेब था वो तो एक ऐसा मतलब ऐसा सूबेदार था दक्षिण में, जिसने अपनी सूबेदारी की पोशाक उतार कर क्या भिखारियों की पोशाक पहनकर बैठ गया था। जो वो दूसरों पर भी उतना ही अत्याचार करता था और अपने पर भी उतना ही अत्याचार करता था, है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने लास्ट में अपने पिता को एक किले में बंद किया। उसमें एक छोटी सी खिड़की थी जहां से ताजमहल दिखता था। उसका कहने का मतलब ये था कि अब्बा आपने 2 गलतियां कर दी। एक तो आप इस्लाम विरुद्ध गए कि आपने दाराशिकों को क्या किया? बड़े भाई को पहले ही चुन लिया उत्तराधिकारी, जबकि यहां पर तलवार के दम पर क्या होता है? उत्तराधिकारी जो होगा वो तलवार के दम पर होगा। दूसरा, आपने अपनी बेगम के लिए जो ताजमहल बनाया है, जिसको आज लोग क्या बोलते हैं? प्रेम का प्रतीक बोलते हैं। इसको देखते रहिए, अपना बुढ़ापा क्या कीजिए। बताया जाता है कि शाहजहां के साथ अंत समय तक उसकी एक बेटी रही जिसका नाम जहांआरा था। कौन? बड़ी बेटी जहांआरा। ठीक है। बताया जाता है कि शाहजहां की जब मृत्यु हुई तो उसको कंधा नहीं दिया औरंगजेब ने। बताया जाता है कि शाहजहां ने औरंगजेब को बोला कि हिंदुओं को देखो जो मरने के बाद भी अपने पितरों का तर्पण करते हैं, और तू मुझे क्या कर रहा है? सता रहा है यहाँ पर। मतलब मेरा खाना पीना, जो राजा रहा होगा उसका खान पान उसी हिसाब का होता, तो वो नहीं मिलता भाई जेल में कैद में, कि तूने मेरा खाना पीना तक मतलब पानी तक के लिए तूने मुझे क्या कर दिया? तरसा दिया। और कितने महान होंगे वो हिंदू जो क्या करते हैं मरने के बाद भी अपने पितरों को वर्ष में कितना 16 श्राद्ध होते हैं ना, तर्पण देते हैं। और खाली पितरों को ही नहीं देते हैं, भीष्म पितामह को भी देते हैं, अपने गुरुओं को भी देते हैं जो गुरु चले गए हैं, साथ में उन लोगों को भी देते हैं जो जाने अनजाने जिनके बारे में पता नहीं है, जो जिनकी गर्भ में ही मृत्यु हो गई हो, कभी परिवार में मतलब नहीं होता है कई बार, उनको भी तर्पण देते हैं कि हिंदू। ठीक है। तो ये बातें हैं भाई। टू बर्न वंस कैंडल इन बोथ हैंड्स, अगर कोई अपनी मोमबत्तियों को दोनों तरफ से जलाता है तो इंग्लिश में वो है टू बर्न वंस कैंडल इन बोथ हैंड्स मीन्स टू बी वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत क्या है? एक्स्ट्रावेगेंट है, यानी खर्चीला है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अगले लेक्चर में आपको अशोक का मूल्यांकन बताऊंगा, मौर्यकालीन अभिलेख बताऊंगा, ठीक है, जितने भी हैं अशोक के अभिलेख बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर जो होगा, क्योंकि अभिलेखों से क्वेश्चन बनते हैं आप। ठीक है।